In this lecture, we will discuss about the loss of pre-stress due to anchorage slip. तो इसके पहले हम लोगों ने लॉसेस पढ़ लिए थे, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। तो एंकरेज स्लिप की वजह से लॉस क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो जैसा एंकरेज स्लिप क्या होता है कि एंकरेज जो यूज़ होता है हम लोग का प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन मेंबर में, उसकी वजह से जो लॉस आएगा वो क्या होगा, हमारा एंकरेज लॉस। मतलब लॉस कैसे होता है, जैसे कि जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो जो टेंशन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक ब्लॉक बना होता है, एंकरेज ब्लॉक बना होता है। जब तो हम प्री टेंशन या टेंशन स्ट्रेच करते हैं मेंबर को, तो उस समय क्या होता है कि हमारा टेंडन जो होता है वो स्लिप कर जाता है। कोनिकल स्पेस बनाने के वो उसमें वो क्या होता है, स्लिपिंग होती है। उस स्लिपिंग जो होती है टेंडन्स के रिस्पेक्ट में वो हम निकालते हैं, या केबल के लेंथ के रिस्पेक्ट में वो हम स्लिप निकालते हैं। उसी स्लिप को हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, इन अ पोस्ट टेंशन मेंबर when the pre-stress is transferred to the concrete, the wedge slip through a little distance before they get प्रॉपरली सीटेड इन द कोनिकल स्पेस। मतलब पोस्ट टेंशन मेंबर में जब हम प्री-स्ट्रेस ट्रांसफ़र करते रहते हैं तो जो वेज स्लिप होता है वो कुछ डिस्टेंस स्लिप करता है, एक छोटा डिस्टेंस। उसको सेट करने के लिए या अच्छे से बैठ सेटिंग के लिए वो क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस स्लिप करता है। उसकी वजह से जो लॉस होता है वही हमारा क्या होता है, लॉस होता है प्री-स्ट्रेस की वजह से। ठीक है। द एंकरेज ब्लॉक ऑल्सो मूव बिफोर इट सेटल ऑन द कंक्रीट। तो एंकरेज ब्लॉक होता है पोस्ट टेंशन में, वो क्या होता है, वो भी सेटल होता है। सेटल होने से पहले वो भी कुछ दूर मूव होता है, कुछ डिस्टेंस मूव होता है। वो डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो टेंडन होता है उसके लेंथ में कुछ रिडक्शंस आती हैं, कुछ कमी आती है। उसी कमी को हम लोग क्या होते हैं, लॉस। ये तो था कि पोस्ट टेंशन मेंबर में एंकरेज स्लिप कैसे होगा, मतलब एंकरेज की वजह से लॉस कैसे होगा। लेकिन पोस्ट टेंशन में क्या होता है कि इस लॉस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। प्री टेंशन मेंबर में हम लोग इस लॉस को निगलेक्ट करते हैं। वो निगलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि प्री टेंशनिंग सिस्टम क्या होता है, लॉन्ग लाइन सिस्टम होता है। मतलब क्या कहते हैं, एक लंबा सा वायर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच में हम एक लंबा सा वायर स्ट्रेच कर लेंगे एंकरेज की हेल्प से। ये एंकर्स के स्ट्रेच कर लेंगे और इसके बीच में हम लोग ऐसे मेंबर्स क्या करेंगे, आपका कास्ट करेंगे, फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो जो ये स्ट्रेचिंग होगी या जो यहाँ पे लॉस होगा इस मेंबर के लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्री टेंशन में ये क्या होगा, प्री टेंशन में ये लॉस नहीं होगा, पोस्ट टेंशन में इस लॉस को हम लोग लेंगे। ठीक है। अब आता है कि कैसे हम इस लॉस को मेज़र करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एल इंटू ई एस। ई एस क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। डेल्टा क्या है, एंकरेज स्लिप इन मिलीमीटर। एल क्या है, लेंथ ऑफ केबल इन मिलीमीटर। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, पढ़ते हैं। इन अ पोस्ट टेंशन बीम द केबल इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस ऑफ 1200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मतलब एक कोई पोस्ट टेंशन बीम है, उसमें जो केबल है उसमें स्ट्रेस लग रहा है 1200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का। इफ़ द स्लिप एट द जैकिंग एंड इज फाउंड टू बी 4 mm, जो स्लिप है जैकिंग एंड पे वो 4 mm है। फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस, फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप इफ द बीम इज 25 मीटर लॉन्ग। बीम क्या है मेरा, 25 मीटर लॉन्ग है। टेक ई एस इज इक्वल टू 210 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ई एस क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील इज इक्वल टू 210 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज़ हमको दे दी गई हैं। डेल्टा की वैल्यू दी है 4 mm, एल दिया हुआ 25 मीटर, तो हमको mm में रखना है। तो ये क्या हो जाए, 25,000 मिलीमीटर। ई एस क्या है, 210 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिया, तो इसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी वैल्यूज़ को हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग लॉस निकालेंगे। फिर उसके बाद हमको परसेंटेज लॉस पूछा है, तो इनिशियल स्ट्रेस भी मेरा
1200 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज लॉस निकाल देंगे, जो होगा लॉस अपॉन इनिशियल स्ट्रेस इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2.8%, जो कि हमारा एक आंसर है लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। अब नेक्स्ट लॉस आता है हम लोग का लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। तो इसके पहले जो तीनों लॉस थे, लॉस ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, ये तीनों क्या थे, इंस्टेंट लॉस थे या इमीडिएट लॉस थे। ये लॉसेस क्या थी कि जब प्रीस्ट्रेसिंग हो रही थी तुरंत हमको पता चल जा रहा था। लेकिन अब हम लोग जो आगे लॉस के बारे में बात करेंगे वो हमारे कैसे लॉस होंगे, टाइम डिपेंडेंट लॉस होंगे। मतलब ये वैल्यूज़ टाइम के साथ या ये लॉसेस टाइम के साथ हमें पता चलती है। मतलब कुछ एज हो जाएगी कंक्रीट की, उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये लॉसेज हुई हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। तो जैसा क्रीप हम लोग जानते हैं कि क्रीप कैसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब टाइम के साथ डिफॉर्म होगी अंडर सस्टेन लोडिंग। कुछ लोडिंग से टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, तो देखो क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय विच इट कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विथ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। मतलब क्रीप प्रॉपर्टी है, ये क्या डिफॉर्म होगा टाइम के साथ। अगर उस पर कुछ लोड लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ वो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अब हम जानते हैं कि क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। हम लोग क्रीप स्ट्रेन को किससे डिनोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन सीपी से, इलास्टिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन सी से, और फाई क्या हमारा क्रीप कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन सी पी इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन सी डिनोट कर दिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या किए कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लिए। तो एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी, यहीं से आया है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी, यहीं से आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी लिखेंगे। तो एप्सिलॉन सी पी, अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन सी पी की वैल्यू में एप्सिलॉन सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एप्सिलॉन सी पी इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन एफ सी अपॉन ई सी हो जाएगा। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस जैसा हम जानते हैं होता क्या है, एप्सिलॉन सी पी इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील। तो यहाँ से हमारा एप्सिलॉन सी पी क्या हो जाएगा, 5 एफ सी अपॉन ई सी और इंटू ई एस, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा M5 FC। क्या बनेगा, लॉस इज इक्वल टू M5 FC। M क्या है, ES अपॉन EC। M को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो, जो डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा लॉस ड्यू टू क्रीप पता चल गया। ठीक है, लॉस ड्यू टू क्रीप पता चल गया। अब हम लोग आते हैं कि क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे पता करेंगे, जो हम लोग फाई की वैल्यू वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए IS कोड में IS 13431980 और IS 456 में 2000 में वैल्यूज़ दी हुई हैं क्रीप कोफिशिएंट की। ठीक है, तो इस क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड होता है कि लोडिंग दी हुई है, मतलब कितने डेज पे लोडिंग हो रही है, कितने एज पे लोडिंग हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्रीप कोफिशिएंट दिया हुआ है। जैसे 7 डेज पे अगर 7 डेज तक लोडिंग हो रही है तो क्रीप कोफिशिएंट हमारा 2.2 होगा। 28 डेज तक लोडिंग हो रही है तो 1.16 होगा। 1 ईयर्स तक लोडिंग हो रही है तो 1.1 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाई की वैल्यू हो गई। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमको 15 डेज पे वैल्यू निकालना है, 15 डेज पे वैल्यू निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इंटरपोलेशन करना होगा। क्या है, इंटरपोलेशन करके वैल्यू 15 डेज पे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है,
7 डेज 28 डेज और 1 ईयर्स पे तो वैल्यू दी हुई है, लेकिन अगर इन दोनों के या बीच में हमको कोई वैल्यू चाहिए होगा तो उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना होगा, इंटरपोलेशन। या तो वो वैल्यू क्वेश्चन में दी रही होगी, फाई की वैल्यू या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगी, अगर नहीं दे रही है तो हमको क्या करना होगा, इंटरपोलेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटरपोलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका, ए प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम of rectangular section 120 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed by 6 wires of 6 mm diameter provided at an eccentricity of 55 mm. The initial stress in the wire is 1150 Newton per mm square. Find the loss of stress in steel due to creep of concrete. Take ES is equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. EC is equal to 3 into 10 power 4 Newton per mm square. Phi is equal to 1.5. तो इसमें हमारी वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, क्रॉस सेक्शन दे दिया हुआ है रेक्टेंगल का, वायर्स का नंबर ऑफ वायर्स दिया है और डाया ऑफ वायर दिया, इसेंट्रिसिटी दे दी है, लेकिन हमको FC नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या नहीं दिया हुआ है, FC नहीं दिया हुआ है। M हम निकाल लेंगे, M हम लोग निकाल लेंगे ES बाई EC से, और फाई दिया हुआ 1.5। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ तो दे दी गई हैं, लेकिन FC हमको नहीं पता है। तो FC निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, FC निकालेंगे। तो M इज इक्वल टू ES बाई EC 2 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 4 इक्वल 20/3, यहाँ निकल गया। FC निकालने के लिए हमको एरिया की जरूरत पड़ेगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ बीम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे 120 इंटू 336,000 mm स्क्वायर। जैसा कि पता है कि रेक्टेंगल का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, तो यहाँ से 120 इंटू 300³ अपॉन 12 इक्वल 2.70 इंटू 10 पावर 8 mm पे पावर 4, यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्या है कि हमको नंबर ऑफ वायर्स दे दिया है, नंबर ऑफ वायर्स दिया है, तो हमारा ये क्या है 6 वायर्स। ठीक है, उसके बाद डाया ऑफ वायर दे दिया, क्या दिया है, डाया दिया है 6 mm। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, AST फाइंड कर लेंगे। तो AST क्या हो जाएगा, N इंटू π/4 इंटू D²। ठीक, N क्या है, नंबर ऑफ बार्स है, π/4 तो पता ही आपको, D क्या है, डाया ऑफ बार्स है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फिर सिग्मा ST और उसकी हेल्प से हम लोग P फाइंड करेंगे। ठीक है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1150 जो हमारा दिया हुआ है इनिशियल स्ट्रेस, इंटू 6 इंटू π/4 इंटू 6²। तो यहाँ से हमको ये प्री स्ट्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पता है। अब हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जब भी हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं कंक्रीट में, तो हम लोग क्या निकालेंगे, लेवल ऑफ स्टील पे निकालेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ स्टील पे निकालेंगे। और लेवल ऑफ स्टील कहाँ होता है, बॉटम पे होता है। और बॉटम के लिए हमारा वैल्यू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस का P/A माइनस ME/I प्लस P²/I, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्सटर्नल लोड नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमारा फॉर्मूला ये बचेगा P/A प्लस P²/I। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, FC की वैल्यू निकालेंगे। P हमको पता है 195093/36,000 एरिया ही होता है। P की वैल्यू रखेंगे, E हमको 55 पता है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, और I की वैल्यू हमने निकाली है, तो वहाँ से FC हमको पता चल गया। अब लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू क्रीप क्या होता है, M/FC। तीनों वैल्यूज हमको पता चल गई, तीनों की वैल्यू रखेंगे और अपना लॉस पता कर लेंगे। लॉस हमारा क्या हो गया, 76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू क्रीप निकालेंगे, मतलब क्रीप की वजह से जो लॉस आ रहा है स्ट्रेस में, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉस पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट लॉस है हम लोग क्या है, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। तो ये भी एक टाइम डिपेंडेंट लॉस है। श्रिंकेज कैसे होगा, मतलब आपको श्रिंकेज क्या होगा कि जब वो समय के साथ साथ जो कंक्रीट क्या होगा, वो श्रिंक होता है, मतलब सिकुड़ता है। तो वो क्या होगा, जब सिकुड़ेगा तो उसकी वजह से वायर्स जो होंगे उसमें भी श्रिंकेज आएगी। तो उस श्रिंकेज की वजह से क्या लॉसेज आ रही हैं, उसको हम लोग
डिटरमाइन करते हैं तो या पता करते हैं। तो देखिए क्या है कि आपका द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज प्री स्ट्रेस मेंबर रिजल्ट्स इन अ शॉर्टनिंग ऑफ टेंशन वायर एंड हेंस कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ स्ट्रेस। मतलब श्रिंकेज कंक्रीट में श्रिंकेज की वजह से क्या होगा कि जो टेंशन वायर होंगे वो शॉर्ट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, लॉस जनरेट होगा। तो लॉस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज एस्टिमेटेड एज लॉस ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ साइलन सी एस इंटू ई एस। तो एफ साइलन सी एस क्या है, श्रिंकेज स्ट्रेन, जैसा कि हमारा क्रीप में था, क्रीप स्ट्रेन इंटू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, उसी तरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे श्रिंकेज स्ट्रेन इंटू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, अब हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है कि श्रिंकेज स्ट्रेन हम कैसे निकालें। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील तो हमको पता रहेगा, लेकिन श्रिंकेज स्ट्रेन कैसे निकालें। तो श्रिंकेज स्ट्रेन निकालने के लिए हमारा प्री टेंशन मेंबर के लिए और पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए IS कोड 1343 में वैल्यूज डिफाइंड है। तो प्री टेंशन के लिए श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू हो जाती है 3 × 10⁻⁴। ये इसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁻⁴ या 0.0003। ठीक है, अब पोस्ट टेंशन के लिए कैसे निकालते हैं, पोस्ट टेंशन के लिए हमारा होता है ES एप्सिलॉन S सी एस इज इक्वल टू 0.0002 अपॉन log base 10 T+2। T क्या है, एज ऑफ कंक्रीट इन डेज। T क्या है, एज ऑफ कंक्रीट इन डेज। इस दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, श्रिंकेज स्ट्रेन फाइंड करेंगे और श्रिंकेज स्ट्रेन फाइंड करने के बाद हम अपना लॉस फाइंड करते हैं। अब इसके बाद हम इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन या इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। तो देखिए हमारा पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, अ कंक्रीट beam is pre-stressed by a cable carrying an initial pre-stressing force of 300 किलो न्यूटन। एक कंक्रीट बीम है जिस केबल की वजह से एक इनिशियल प्री स्ट्रेस फोर्स कितना लग रहा है 300 किलो न्यूटन का। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इन द केबल इज 300 mm²। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर्स का वो कितना है 300 mm² है। कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया 300 mm। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन द केबल ओनली ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। मतलब परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस निकालना केबल में सिर्फ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से। एज्यूमिंग द बीम टू बी प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। हम लोग बीम को एक बार प्री टेंशन मानेंगे, एक बार कितना क्या मानेंगे पोस्ट टेंशन। अज्यूम ES इज इक्वल टू 210 kN/mm²। मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल टू 210 kN/mm²। और एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर इज 8 days। मतलब एज ऑफ कंक्रीट क्या है 8 days है। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रेस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है P/A। तो P की वैल्यू दी हुई है 300 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 3 × 10³ और एरिया दिया हो 300 mm। तो यहाँ से हम लोग को इनिशियल स्ट्रेस पता चल जाएगा वायर्स में, किसमें वायर्स में। ठीक है, अब पहला केस हमारा क्या था प्री टेंशन। तो प्री टेंशन में लॉस कैसे निकालते हैं CS इंटू ES, एप्सिलॉन CS इंटू ES। तो एप्सिलॉन CS की वैल्यू हमको पहले से पता है कि वो होती है 0.0003। उसमें अब क्या करेंगे कि लॉस हमारा 0.0003 इंटू 210 इंटू 10⁻3। यहाँ से लॉस क्या आ जाएगा 63 Nm²। लॉस क्या हो गया हमारा 63 Nm²। अब परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लॉस अपॉन इनिशियल स्ट्रेस इंटू 100। तो यहाँ से हमारा परसेंटेज लॉस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज लॉस निकल गया हमारा। तो ये हमारा पहला केस क्या था प्री टेंशन बीम के केस में। कहाँ पे था प्री टेंशन बीम में। तो इसमें आंसर कितना आ गया हमारा 6.3%। अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट टेंशन बीम में। मतलब पोस्ट टेंशन बीम में हमारा क्या हुआ। तो पोस्ट टेंशन बीम में लॉस हमारा क्या होता है कि एप्सिलॉन CS इंटू ES। मतलब श्रिंकेज स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। तो एप्सिलॉन CS हम लोग कैसे निकालते हैं 0.0002 log base 10 T+2। तो T हमको दिया हुआ है 8 days। वहाँ से हम लोग एप्सिलॉन CS निकालेंगे। तो एप्सिलॉन CS की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी
0.0002। एप्सिलॉन सी एस कितना आ गया 0.002। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा लॉस आ जाएगा। तो लॉस हमारा कितना आ रहा है 42 न्यूटन पर mm, 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम 42/1000 × 100 कर देंगे, मतलब लॉस। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है तो हमारा लॉस है और ये हमारा 1000 क्या है, ये है आपका इनिशियल स्ट्रेस इन वायर्स, इनिशियल स्ट्रेस इन वायर्स है, ठीक है। वहाँ से हम लोग × 100 करेंगे तो हम लोग को परसेंटेज लॉस पता चल जाएगा, ठीक है। क्या पता चल जाएगा परसेंटेज लॉस। तो जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों में हमारा परसेंटेज लॉस पता चल गया। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था पर्टिकुलर क्वेश्चन को में निकालना कि प्री टेंशन में श्रिंकेज की वजह से कितना लॉस आएगा और पोस्ट टेंशन में श्रिंकेज की वजह से कितना लॉस आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्री स्ट्रेस लॉस पढ़ते हैं। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, मतलब स्टील के रिलैक्सेशन से क्या लॉस होगा, ठीक है। तो देखते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन स्ट्रेस विथ टाइम अंडर कांस्टेंट स्ट्रेन, मतलब समय के साथ साथ, ठीक है। स्टील में क्या होगा कि इस जो लेंथ होगा उसका रिड्यूस होगा और उस रिड्यूस लेंथ के वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसकी वजह से क्या होगा स्ट्रेस में डिक्रीज होगा, स्ट्रेंथ में क्या होगा डिक्रीज होगा, वो डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा वो लॉस जनरेट करेगा। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील द प्री स्ट्रेस इन द टेंडन इज रिड्यूस विथ टाइम, तो रिलैक्सेशन की वजह से जो प्री स्ट्रेस होगा वो टाइम के साथ साथ क्या होगा रिड्यूस होगा, मतलब कम होगा, ठीक है। दिस लॉस इज अबाउट 2% to 8% ऑफ प्री स्ट्रेस। तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, इसमें बस सिंपल क्या किया गया है कि IS 1343 में एक रिकमेंडेशन दिया है कि 2 to 8% ऑफ प्री स्ट्रेस अगर हम निकालते हैं, 2 to 8% ऑफ हम प्री स्ट्रेस निकालते हैं तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा प्री रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। ऑन एन एवरेज वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन में क्या है कि अगर क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं कि कितने % पे हमको निकालना है, ठीक है, तो वो परसेंटेज हम ले लेंगे। अगर वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा 5% पे निकालेंगे, ठीक है। इफ़ वैल्यू नॉट गिवन, इफ़ वैल्यू इज नॉट गिवन टेक 5%, ठीक है। हम क्या करेंगे 5% ले लेंगे। वैसे तो हमारा लॉस क्या होता है 2% से 8% के वेरी करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे एवरेज वैल्यू ले लेंगे 5%, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक समरी या समराइज कर लेते हैं कि प्री टेंशन मेंबर में कौन कौन से लॉसेज आए और पोस्ट टेंशन में कौन कौन से लॉसेज हमारे लाई किए हैं, ठीक है। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज इन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग आर एज गिवन बिलो, ठीक है। तो देखिए प्री टेंशन में सबसे पहले हम लोग क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़े थे, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगा प्री टेंशन में होता है, ठीक है। प्री टेंशन में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। पोस्ट टेंशनिंग में अगर हम सारे बार्स को एक साथ स्ट्रेच करें तो कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर 1 by 1 स्ट्रेच करते हैं तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। 1 by 1 करेंगे तो क्या होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमारे इसमें कोई 3 बार्स हैं 1 2 3, ये क्या है 1, ये क्या है 2 और ये 3rd वायर है, ठीक है। तो अगर पहले वायर को हम लोग खींचेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा। पहला केस क्या हो गया कि अगर 1 वायर को खींचे नो लॉस। दूसरे केस में क्या है सेकंड को खींचे तो सेकंड में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट में लॉस होगा। सेकंड में लॉस नहीं होगा, फर्स्ट में लॉस होगा। उसी तरह अगर हम 3rd वायर को स्ट्रेच करते हैं, 3rd वायर को स्ट्रेच करते हैं तो 3rd वायर में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन 3rd वायर की वजह से फर्स्ट और सेकंड में लॉस होगा। क्या होगा फर्स्ट और सेकंड में लॉस होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा लॉस
होगा। तो ये था हमारा टोटल इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से क्या लॉस हुआ। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील हमारा दोनों केसेस में होता है, प्री टेंशन में भी होता है, पोस्ट टेंशन में होता है। और प्री और पोस्ट टेंशन में हमारी वैल्यूज क्या होंगी, 2 to 8% ऑफ प्री स्ट्रेस। ऑन एन एवरेज क्या लेंगे हम, 5% लेंगे। वैसे क्या लेंगे कि 2 से 8% के बीच में प्री स्ट्रेस वैल्यू, फोर्स की प्री स्ट्रेस का परसेंटेज निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कैसे निकालना है ये हमको पता ही है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से जो लॉस होता है प्री टेंशनिंग में हम लोग 0.0003 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कर देते हैं। और पोस्ट टेंशनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट टेंशन के केस में एप्सिलॉन CS की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.0002 अपॉन log 10 T+2। ये T है, ये T+2 हो जाता है। T क्या है, एज ऑफ कंक्रीट है डेज में। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ES से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम क्रीप ऑफ कंक्रीट का निकालते हैं। क्रीप ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इन क्रीप। ये क्या हो जाता है, M/FC। M होता है मॉडुलर रेशियो, M क्या होता है, मॉडुलर रेशियो। फाई क्या है, क्रीप कोफिशिएंट। FC क्या है आपका, स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक, तो प्री टेंशनिंग में हमारे यही 4 लॉसेस पाए जाते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में 2 लॉसेस और बढ़ जाते हैं। 2 लॉसेस और क्या बढ़ जाते हैं, एक फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाता है और एक एंकरेज स्लिप बढ़ जाता है। ये 2 लॉसेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो फ्रिक्शनल लॉसेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको बता दिया गया है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, फ्रिक्शनल लॉस के लिए फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शनल लॉस के लिए Px इज इक्वल टू P0 1 माइनस म्यू अल्फा माइनस KX। ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ से लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P0 माइनस PX कर देंगे, तो यहाँ से हमारा लॉस पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर में। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अल्फा क्या है, जैकिंग कांस्टेंट है। के क्या है, वॉवेल कांस्टेंट है। एक्स क्या है, उस डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे हमको प्री स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शनल लॉस निकाल देंगे। नेक्स्ट आता है आपका एंकरेज स्लिप। तो एंकरेज स्लिप का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एंकरेज स्लिप का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई L इंटू ES। डेल्टा क्या है आपका, स्लिप है। L क्या है, लेंथ ऑफ केबल है। और ES क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील है। ठीक है, तो ये आपके 6 लॉसेस थे पोस्ट टेंशनिंग में और 4 लॉसेस थे आपके प्री टेंशनिंग में। तो इस तरीके से ये लॉसेस का हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम से हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट के।